गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अश्विनी सिंह कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ASK स्टडी पर। हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 का साइंस और साइंस का वीडियो नंबर 7। वीडियो नंबर 7 में हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 3। और चैप्टर 3 की बात किया जाए तो चैप्टर 3 में जो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, वो था सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। ये हो गया था। जो अयस्कों का समृद्धिकरण या सांद्रण हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोगों का पहला टॉपिक हो गया था सक्रियता श्रेणी में नीचे वाली धातुओं का निष्कर्षण। अब जो हम लोगों को दूसरा टॉपिक पढ़ना है वो है सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। तो सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण की बात करें तो ये सामान्यतः क्या होते हैं ना कि क्रियाशील धातुएं होती हैं। थोड़ी कम क्रियाशील होती हैं लेकिन क्रियाशील होती हैं। ये अयस्कों के रूप में पाई जाती है, जैसे जिंक सल्फाइड और जिंक कार्बोनेट, इस तरह के अयस्क पाए जाते हैं। इन अयस्कों से इन धातुओं को अलग कैसे करना है, यही चीज आज हम लोगों को पढ़ना है। तो हेडिंग हम लोग पहले ही लिख चुके हैं, देखिए क्या है, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है, तो देखिए ये होता क्या है। सबसे पहले बारे में इसके बारे में जान लीजिए कि ये मुख्य रूप से प्राकृतिक में दो प्रकार के अयस्कों के रूप में पाया जाता है। और वो दो प्रकार के अयस्क होते हैं, सल्फाइड के अयस्क और कार्बोनेट के अयस्क के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो लिखते हैं इस बात को। देखिए यहां से ये प्राकृतिक में सल्फाइड तथा कार्बोनेट के अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे सल्फाइड के अयस्क और दूसरा है कार्बोनेट के अयस्क। ठीक है, सल्फाइड का होता है ZnS, जिंक ब्लेंड इसे कहते हैं, और FeS2 दोनों की नाम की बात करें तो इसे कहते हैं जिंक सल्फाइड, इसे कहते हैं आयरन पाइराइट। देखिए दोनों का नाम लिख लेते हैं। ये है जिंक ब्लेंड और इसे कहते हैं आयरन पाइराइट। ठीक है, अब इसकी बात करें तो इसमें जो तत्व जो यौगिक पाए जाते हैं कार्बोनेट के अयस्क, तो ये हो जाएगा ZnCO3 और
CO3। देखिए बात करते हैं इनकी, तो कुल 2 प्रकार के अयस्क पाए जाते हैं मध्य क्रियाशील धातुओं में। पहला जो होता है सल्फाइड के अयस्क और दूसरा होता है कार्बोनेट के अयस्क। तो सल्फाइड के अयस्क में पाया जाता है ZnS, जिसे हम लोग कहते हैं जिंक ब्लेंड, या FeS2 जिसे कहते हैं आयरन पाइराइट। ठीक है, ZnCO3 तो इसको कहते हैं कैलेमाइट, और FeCO3 तो इसको कहते हैं सिडेराइट। ठीक है, तो इन सब का आज हम लोग सीखेंगे निष्कर्षण कैसे होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो जितने भी सल्फाइड के अयस्क हैं इनका जो निष्कर्षण होता है वो भर्जन के द्वारा होता है। देखिए सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण भर्जन से होता है, निस्थापन से होता है। ठीक है, ये 2 विधियां हैं, भर्जन और निस्थापन। तो चलिए भर्जन की बात करते हैं। ठीक है, भर्जन को क्या कहते हैं यहाँ पे, तो भर्जन हेडिंग डालते हैं। भर्जन देखिए जब सल्फाइड के अयस्कों को वायु की उपस्थिति में धातुओं के गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है। तो यह धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखिए इसकी अभिक्रिया करा के दिखाते हैं। देखिए यहां पर है 2ZnS और इसकी क्रिया कराई जा रही है 3O2 से गैसीय अवस्था में। जब क्रिया कराते हैं ना तो ये बन जाता है 2ZnO, जिंक ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। और यहां से देखो ये इससे क्या लेता है सल्फर 2S, सल्फर यहाँ पे 2 है तो 2S और O2 गैसीय अवस्था में, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ये हो गया जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, अब क्या होता है इसके बाद जो होता है ये जो जिंक ऑक्साइड बना है इसका ऑक्सीकरण करा दिया जाता है। और जब ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीकरण नहीं अपचयन कराया जाता है। जिंक ऑक्साइड का जब हम लोग अपचयन कराते हैं तो इससे ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, और ऑक्सीजन जब बाहर निकल जाता है तब क्या बन जाता है, ऑक्सीजन बाहर निकलने के बाद ये जिंक के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए यहीं पे दिखा दे रहे हैं इस अभिक्रिया को, देखिए क्या है। इस अभिक्रिया
से प्राप्त जिंक ऑक्साइड का अपचयन से शुद्ध जिंक हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे देखिए क्या है, यहाँ पे है ZnO सॉलिड स्टेट में, और इसकी क्रिया हम लोग करा देते हैं कार्बन से। जब कार्बन से क्रिया करता है तो ये क्या बना देता है, जिंक हो जाता है, और प्लस यहाँ से कार्बन बाहर निकल जाता है। यस सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण हो जाता है गैसीय अवस्था में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है, किससे, भर्जन के द्वारा। ठीक है, अब दूसरा जो टॉपिक है हम लोगों को जो पढ़ना है वो है निस्तापन। और निस्तापन में क्या होता है उसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर भर्जन की बात करें तो इसमें वायु की उपस्थिति होनी चाहिए। जब वायु उपस्थित रहेगा तो धातुओं को कम गलनांक पर गर्म किया जाता है, तो यह क्या करते हैं, ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब जो धातुओं का गलनांक है उससे कम ताप पर जब इसको गर्म करेंगे तो ये धातु के ऑक्साइड के रूप में बदल जाते हैं, धातु के सल्फाइड। जैसे ये बना है, जिंक ब्लेंड में सल्फर है तो सल्फर इससे निकल के इससे ऑक्सीजन जुड़ जाता है। यहाँ पे देखिए ये सल्फर यहाँ से इससे निकला और सल्फर निकल के किसके पास चला गया, इससे खुद ही सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण कर लिया, और जिंक इससे क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका दूसरी जो क्रिया है, जो अभी तो हम लोग सल्फाइड के अयस्क को अलग किए हैं, अब जो करेंगे हम लोग कार्बोनेट के अयस्क को कैसे अलग करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक विधि आती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। तो निस्तापन को देखते हैं, निस्तापन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए निस्तापन। तो निस्तापन की बात किया जाए, निस्तापन में क्या होता है, तो जितने भी ये कार्बोनेट है ना, जितने भी कार्बोनेट के अयस्क हैं, इसे क्या किया जाता है कि वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। और जब वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो धातु का ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड इनसे बाहर निकलती है। देखिए कैसे, देखिए ये है, कार्बोनेट के अयस्कों को जब कार्बोनेट के अयस्कों को जब वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो धातु ऑक्साइड तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, निर्माण होता है। अब कैसे निर्माण होता है इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए ये है
ZnCO3 और इसकी क्रिया हम लोग क्रिया नहीं कराते हैं, इसको बस गर्म करना है। सॉलिड अवस्था में है, इसको क्या करना है, गर्म करना है। और जब इसको हम लोग गर्म करें, या डेल्टा बनेगी, यहाँ पे लिख देते हैं गर्म करने पर, ठीक है। और जब इसको गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, देखो यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या है, एक Zn है, एक कार्बन है और ऑक्सीजन की मात्रा 3 है। तो ये 2 खंडों में टूटता है, एक O अलग हो जाता है, एक O2 अलग हो जाता है। तो ये O जाके इस जिंक से क्रिया करता है और दूसरा वाला O इस कार्बन से क्रिया करता है। तो यहाँ पे बनाता है क्या, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। और ये वाला O जाके कार्बन से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है गैसीय अवस्था में, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई होगी कि कैसे बनता है, जिंक ऑक्साइड का निर्माण हुआ। पुनः क्या करते हैं कि इसकी क्रिया हम लोग किससे कराते हैं, इसका अपचयन कराते हैं। अपचयन कैसे कराएंगे, तो किसी भी ऐसे चीज से क्रिया करा दी जाए जो इसका क्या करे, ऑक्सीजन को बाहर निकाल दे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, देखिए जिंक ऑक्साइड का अपचयन कराने पर शुद्ध जिंक धातु प्राप्त हो जाती है, ठीक है। कैसे प्राप्त होती है उसको देखते हैं। ZnO है सॉलिड अवस्था में और इसकी क्रिया हम लोग कार्बन से कराते हैं, तो हो जाएगा जिंक शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाती है और प्लस कार्बन यहाँ से ऑक्सीजन लेके कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग निस्थापन द्वारा कार्बोनेट के अयस्क को क्या कर सकते हैं, शुद्ध रूप के धातु में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। इसके कुछ और भी एग्जाम्पल आपके किताब में दिए गए हैं, उनको देखते हैं। ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो देखिए इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, क्या है, यहाँ कैसे अभिक्रिया कराते हैं, 3MnO2 सॉलिड अवस्था में प्लस इसकी जो हम लोग क्रिया कराते हैं वो कराते हैं 4Al से, एल्यूमिनियम से। और जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो देखिए बनता क्या है, यहाँ पे 3Mn इनसे अलग हो जाता है और प्लस यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम है, ये ऑक्सीजन से जुड़ता है। तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ कितनी है, 6 है। तो यहाँ पे बनाता है 2Al2O3, 3 दूना के 6, ये भी सॉलिड अवस्था में, ठीक है। और प्लस इससे उष्मा बाहर निकलती है, क्या निकलती है, उष्मा बाहर निकलती है। तो ये एल्यूमिनियम का हो गया। एक और दिया है कि आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया कराई जाती है। तो आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया देखते हैं क्या है। ये Fe2O3 को एल्यूमिनियम के साथ गर्म किया जाता है, गर्म नहीं किया जाता, अभिक्रिया कराई जाता है। जैसे देखिए Fe2O3 सॉलिड अवस्था में और इसकी क्रिया कराई जा रही है 2Al से। और जब इसकी क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, 2Fe बनता है और प्लस सॉलिड अवस्था में Fe इससे अलग हो गया और वो जाके इससे जुड़ता है। तो यहाँ पे Al2O3 सॉलिड अवस्था में एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है।
तो इससे हम लोग Fe को अलग करा सकते हैं। इसका इस अभिक्रिया का एक नाम है, इसे हम लोग कहते हैं, इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं थर्मिट अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का विशेष नाम है, इसको याद रखिएगा, इसका थर्मिट। थर्मिट अभिक्रिया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।